नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे अपना वसंत, जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है भाग 3, उसका पाठ 2, लाख की चूड़ियां। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, पाठ हमारा पूरा हो चुका है। पाठ जो कविता है ध्वनि, उसको हमने पढ़ लिया था, उसका भावार्थ हमने समझ लिया था, साथ के साथ उसके भावार्थ को हमने कॉपी में भी नोट डाउन किया था, पाठ का सार हमने कॉपी में लिखा था और पाठ के प्रश्नोत्तर भी हमने अपनी कॉपी में लिखे थे। तो इस तरह से हमने पहला पाठ अपना कंप्लीट कर लिया है और हम आज अपने दूसरे पाठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपने दूसरे पाठ को शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज पृथ्वी दिवस है और पृथ्वी दिवस यानी कि जो हमारा पृथ्वी के लिए जो एक दिवस बनाया गया है कि इसको हम पर्यावरण को कैसे बचाएं, अपनी धरती को कैसे बचाएं। तो कैसे हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, धरती को बचा सकते हैं। देखिए आजकल क्या हो गया है कि हमारी जो धरती है इस पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। पॉल्यूशन कौन कौन से? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो ये 4 तरह के जो बहुत ही ज्यादा कॉमन ये पॉल्यूशन हो गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हमारी धरती पर हो गए हैं और इससे बहुत नुकसान हमारी पृथ्वी को पहुंच रहा है। हमारी पृथ्वी एक तरह से बहुत उसकी कंडीशन जो है खराब हो गई है। यानी कि जो हमें जो भी चीजें मिलती हैं, जो भी चीजें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वो सब प्राकृतिक सोर्सों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमें श्वास लेने के लिए जो वायु चाहिए होती है वो भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है, भोजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जल हमें प्रकृति से मिलता है। तो इस तरह से इन्हीं सब चीजों को हमने बचाना है, इन्हीं सब चीजों को हमने सुरक्षित करना है। तो इसके लिए एक पंक्ति हम यहाँ पर बताएंगे कि आने वाली पीढ़ी है प्यारी, तो उसको बचाने की हमारी है जिम्मेदारी। तो धरती को बचाने की हमारी है जिम्मेदारी, अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी से प्रेम है। क्योंकि अगर हम आज अपनी धरती को पूरी तरह से खराब कर देंगे, अपनी प्राण वायु जो है उसको अगर हम दूषित कर देंगे, अगर हम जल को दूषित कर देंगे, अगर हम मृदा को दूषित कर देंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे सर्वाइव कर पाएगी, कैसे रह पाएगी, कैसे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएगी। तो इसके लिए हमें अपनी धरती को बचाना है और अपनी धरती के जो प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं जीवन जीने के लिए, इन्हें हमें बचाना है। तो आप सभी को पता है, आप क्लास 8 में आ गए हैं कि इन विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से हम किस किस प्रकार से बच सकते हैं। यानी कि जल प्रदूषण से हमें जल प्रदूषण को हमें किस तरह से रोकना है, मृदा प्रदूषण को हमें किस तरह से रोकना है, वायु प्रदूषण को हमें किस तरह से रोकना है, ध्वनि प्रदूषण को हमें किस तरह से कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे भी। साथ में यहाँ पर आपके हिंदी व्याकरण का जो हमारा सेशन होगा, जब हम निबंध पढ़ेंगे, प्रदूषण पर निबंध पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। लेकिन क्योंकि आप क्लास 8 में हैं, तो आज आप लिखेंगे प्रदूषण पर निबंध। आज का आपका ये होमवर्क है, होमवर्क स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है, क्योंकि ये होमवर्क आपके इस आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका या आपके इस हिंदी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। ये निबंध है आपके एक सामान्य ज्ञान से, कि आप कितने तरह के प्रदूषणों को जानते हैं और उन प्रदूषणों से बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो 4 कॉमन तरह के जो प्रदूषण हमने बताए, जो कि बहुत ज्यादा आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं और बहुत नुकसान इससे हमारी पृथ्वी को हो रहा है। तो एक निबंध आप लिखेंगे इस पर और शुरू करेंगे हम अपने आज का सेशन। तो हमारा जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 2 पाठ 2, जो हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका है भाग 3, उसका पाठ 2 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। और ये जो पाठ है, ये पाठ यहाँ पर शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण, ये जो पाठ है लाख की चूड़ियां, इसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण जो गांव के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उन पर किस तरह से
प्रभाव पड़ा है। तो उसके दुख का चित्रण यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ जो एक मेल मिलाप था लोगों के अंदर, जो रिश्तेदारी थी, रिश्ता नाता था, वो किस तरह से इस शहरीकरण से ये जो समय के अंदर जो परिवर्तन आया है, इस तरह इसमें चेंज हुए हैं, वो सारी चीजें आपको इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगी। तो इस पाठ का जो मुख्य पात्र है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है बदलू, जो कि इसमें एक चूड़ी बनाने वाले का काम करता है और लेखक का प्रत्यक्ष अनुभव है ये, यानी कि लेखक कामता नाथ जी ने इस पाठ को लिखा है। तो लेखक जब अपनी नानी के गांव जाते हैं और उन्होंने देखा है ये समयांतर, ये टाइम में चेंज, ये परिवर्तन उन्होंने देखा है और उन्होंने इस परिवर्तन को यहाँ पर एक पाठ के रूप में उकेरा है। उन्होंने देखा कि बचपन में किस तरह का माहौल था उनके नानी के गांव में, किस तरह के उद्योग थे और कैसे आज वो उद्योग धंधे सब समाप्त हो गए हैं और उन लोगों को किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है, जो उन्हीं से अपना घर चलाया करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। तो शुरू करते हैं अपने पाठ को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया, ये जो हमारा पाठ है, ये जो हमारा चैप्टर है, ये लेखक के स्वयं का अनुभव है। यानी कि यहाँ पर कामता नाथ जी ने अपने स्वयं के अनुभव को यहाँ पर बताया है कि वो जब नानी के गांव जाते थे, अपनी नानी के गांव जब वो बचपन में जाते थे तब के समय में, और आज जब काफी टाइम बाद वो इतने बड़े हो गए हैं कि 20 से 30 वर्ष लगभग हो गए और फिर से उन्हें वहां पर जाने का मौका मिला है, तो किस तरह के चेंज, किस तरह का परिवर्तन उन्हें वहां पर दिखाई देता है। तो देखिए, शुरू करते हैं अपने पाठ को। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सारे गांव में जो बदलू था वो मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बच्चों का खेल होता है बचपन में, देखिए आजकल तो हमारे खेल भी बदल गए हैं। बच्चों की रुचियां, बच्चों के इंटरेस्ट, सब कुछ बदल गया है। यानी कि एक जब पहले के समय के जो बच्चे थे वो मिट्टी के बर्तन से खेलते थे, जो कांच की छोटी छोटी गोलियां होती थी, उनसे वो खेला करते थे, जिन्हें आपने देखा भी होगा, छोटी छोटी कांच की गोलियां जिन्हें ऐसे फेंक कर जिन्हें खेला जाता है। तो अलग अलग खेल बच्चे खेलते थे। आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चेंज हो गए हैं, उनकी रुचियां बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गई हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, सारे गांव में मुझे बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था और कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां होती। छोटे बच्चों को, तो सारे बच्चों को अपने नाना नानी के घर जाने का बहुत ही ज्यादा मोह होता है, बहुत ही ज्यादा चाह होती है उन्हें कि जैसे ही छुट्टियां पड़े वो अपनी मम्मी के साथ या अकेले अपनी नानी के गांव चल देते हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा उनकी केयर होती है। और सारे, अगर मामा कहीं बाहर जाते हैं तो वो उनके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं, नाना अगर बाहर जाते हैं तो वो उनके लिए लेकर आते हैं। तो इस तरह से बच्चों को बहुत ज्यादा बहुत अच्छा लगता है मामा के गांव जाना। तो लेखक का भी अपने मामा के गांव जाने का एक रीजन था, एक कारण था, बहुत चाव था। वो पहले से ही अपने दिमाग में सोच के रखते थे कि अगर सर्दियों की छुट्टियां पड़ी तो इतने दिन के लिए जाऊंगा और गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो इतने दिन के लिए जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ये बदलू नाम का जो ये व्यक्ति था, उन्हें लाख की गोलियां बनाकर देता था। और किस तरह लाख की गोलियां? रंग बिरंगी लाख की गोलियां वो उन्हें देता था। और
जब भी लेखक इन गोलियों को लेकर वापस अपने गांव आते थे तो ये गोलियां सारे बच्चों के, उनके फ्रेंड्स के, जैसे आपके पास कुछ नई चीज आती है ना तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को दिखाते हो, ये देख मेरे पास क्या है, चल आज इससे खेलेंगे, ठीक है, देख कितना इंटरेस्टिंग है, ये देख मेरे पास नई वॉच है, ये देख मेरे नए शूज, ये देख मेरी नई ड्रेस, ये देख मेरे पास गॉगल्स कितने प्यारे हैं, ये देख मेरा नया टॉय कितना अच्छा है, बैट है मेरे पास बहुत अच्छा, और एक बहुत अच्छी लेदर की बॉल मैं लेके आया हूँ। तो बच्चे अपनी जो उनके पास चीजें होती है ना, वो सबसे ज्यादा उनको मजा तभी आता है जब तक वो उनको अपने दोस्तों को नहीं दिखा लेते उन चीजों को। तो वही लेखक का सबसे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब भी वो वहां से लौटते तो उनके पास ढेर सारी अलग अलग रंग बिरंगी लाख की गोलियां होती, और वो गोलियां उनके दोस्तों का मन मोह लेती। और तो यहाँ पे वो कहते हैं, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो हमारे मम्मी के रिलेटिव में होते हैं, मम्मी के रिलेशन में होते हैं जो सारे लोग, तो वो जब भी हमें मिलते हैं हम उन्हें मामा मौसी इस तरह से बुलाते हैं। और जो हमारे पापा के रिलेशन में होते हैं, सारे जो लोग होते हैं, जब हम उनसे मिलते हैं तो हम उन्हें चाचा, बुआ, दीदी इस तरह से बुलाते हैं। तो वही लेखक यहाँ पर वही बता रहे हैं कि वैसे तो क्योंकि वो मेरे मामा के गांव का था तो मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि उसे गांव के सभी बच्चे कहा करते थे। यानी कि उसकी नानी के गांव के जो बच्चे थे वो हर छुट्टियों में वहां जाते थे, तो वहां भी उनके कुछ मित्र बन गए थे। आप भी जाते होंगे तो वहां पर भी आपके मामा के बच्चे, आपकी मौसी के बच्चे या आपके पड़ोसियों के बच्चे आपके मित्र बन जाते हैं जब आप कुछ दिनों के लिए वहां पे जाते हैं, क्योंकि बच्चों का काम होता है खेलना, उनको अपनी पलटन चाहिए, बस वो अपनी पलटन के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। तो वही उनके साथ भी जो वहां के उनके बच्चे थे वो सब बदलू जो थे उन्हें बदलू काका कहकर बुलाते थे, तो लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर ही बुलाया करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, जो बदलू था उसका मकान कुछ ऊंचाई टीला जैसा था, वहां पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन यानी कि ऐसे एक गोलाकार आकृति होती है, इस तरह से एक गोल आकृति होती है, और उस गोल आकृति में क्या होता है, उसके बीचों बीच एक पेड़ लगाया रहता है, एक बीचों बीच उसके वृक्ष लगाया रहता है। तो वही यहाँ पर भी था, एक गोलाकार सहन था और उसमें पुराना नीम का एक वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, उसी नीम के पेड़ के नीचे। यानी कि ऐसी कोई प्रॉपर दुकान भी उनके पास नहीं थी, उनकी स्थिति बहुत एक सामान्य स्थिति थी, बहुत कहें तो निम्न श्रेणी में वो थे बहुत ही। तो एक दुकान का भी उनके पास प्रबंध नहीं था, वो पेड़ के नीचे अपना ये दुकान चलाते थे, पेड़ के नीचे बैठकर वो अपना काम किया करते थे। कौन सा काम? लाख की चूड़ियां बनाने का। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही लिया गया ये चित्र है। यहाँ पर जो बदलू नाम की व्यक्ति है, देखिए वो कितने तन्मयता के साथ अपने काम में लगे हुए हैं, चूड़ियां बनाने में व्यस्त है। तो यही लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम किया करते थे। बगल में भट्टी दहकती थी, देख सकते हैं आप यहाँ पर, बगल में भट्टी दहकती थी जिसमें वो लाख को पिघलाया करते थे। बगल में जो भट्टी दहकती थी उसमें वो लाख पिघलाया करते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के सामने लकड़ी की एक चौखट पड़ी रहती थी जिसमें लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान, सलाखा यानी कि एक छड़ी के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। यानी कि जब जो बगल में ही एक सलाखा, एक लकड़ी का मुलायम चौखट पड़ा था जिस पर लाख को मुलायम होने के लिए वो रख देते थे और उसके बाद उसको पतला करके चूड़ी का आकार देते थे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, देखिए एक बेलन जैसा उसके हाथ में है,
पहले वो सलाखा यहाँ पर देखिए इसमें रख देता है ठंडा होने के लिए, और उसके बाद फिर उसको पतली छड़ी का रूप देता है। उसके बाद इस तरह का जो ये बेलन नुमा ये जो छड़ उसके हाथ में है, उसमें फंसा कर पहले उसकी पतली सी सलाखा बनाता है, छड़ी बनाता है, फिर उसको ऐसे गोलाकार आकृति देता है, गोल आकृति। लाख की चूड़ियां आपने देखी होंगी अपनी माता जी के पास या मार्केट में, बाजार में, बहुत कच्ची होती है लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर होती है, बहुत प्यारी होती है। तो इस तरह से वो चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगरियां रखी थी। मुंगरियां, इन्हें क्या कहते हैं? मुंगरियां। जो ये इसके हाथ में है ना, ये अलग अलग आकार की, क्योंकि चूड़ी का आकार अलग अलग बनाया जाता है ना हाथ के साइज के हिसाब से, तो ये अलग अलग आकार की मुंगरियां यहाँ पर रखी थी, जिन पर जो आगे से कुछ पतली होती थी और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर उन्हें मुंगरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाया जाता था, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। जब पूरा सेट बन जाता था चूड़ी का, तो फिर बदलू उन पर रंग भरता था, अलग अलग कलर का रंग, उन्हें बहुत रंग बिरंगी बनाता था, सुंदर बनाता था। बदलू का यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता था, जो कि बहुत ज्यादा पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। तो इस तरह से ये जो मचिया है, आप देख सकते हैं, एक स्टूल सा यहाँ पर रखा हुआ है, बदलू जिस पर बैठा है, एक स्टूल यहाँ पर रखा हुआ है, और देख सकते हैं स्थिति जो है काफी पुरानी सी उसकी लग रही है। और इस तरह बगल में उसका एक हुक्का रखा हुआ है, जिसे वो बीच बीच में गुड़गुड़ाया करता था, बीच बीच में उसे पी लिया करता था अपने काम में जब वो मग्न रहा करता था। गांव में दोपहर का समय अक्सर अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। तो लेखक कहते हैं कि जब भी वो अपनी नानी के गांव जाते थे, तो गांव के दोपहर का समय, जो दिन का समय होता था, क्योंकि सुबह शाम खेलना, खाना, पढ़ाई करना, तो दिन का समय जो होता था, वो कहते थे कि मेरा ज्यादातर समय जो बदलू के साथ ही बीतता है। यानी कि वो लेखक वहां पर जाकर बैठ जाते, और वह मुझे लला कहा करता था। वो कहते हैं कि वह मुझे लला कहा करता था, और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। यानी कि जैसे ही मैं वहां पहुंचता, तो मेरे लिए तुरंत एक मचिया यानी कि स्टूल मंगा देता, और मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता, और लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। यानी कि 4-6 जोड़े, यानी कि वो 12-13 चूड़ियां वो लगभग रोज बनाते थे। उनमें कलर करना, उनमें स्टोन्स लगाना, उनमें डिजाइन बनाना, इतने काम वो लगभग रोज किया करते थे। और वो यहाँ पर पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण मानो चुपचाप देखता, और ऐसे देखता जैसे वो बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। और किसी दिन अगर वो पूरी दर्जन भर बना लेते, माना कि उन्होंने 2 दर्जन चूड़ियां बन चुकी है, तो जब पूरा सेट बन जाता था, तो उस सेट को वो बेलन पर डालते थे, बेलन पर चढ़ा देते थे, और उसके बाद कुछ देर के लिए निहारते रहते थे उनकी सुंदरता को, और ऐसे निहारते थे जैसे मानो वो चूड़ियां बेलन पर नहीं, किसी नववधू यानी कि किसी नव विवाहिता स्त्री के कलाई में हो। इतनी सुंदर वो प्रतीत होती थी। बदलू मनिहार था। मनिहार अर्थात जो चूड़ियां बनाने वाले होते हैं। तो बदलू क्या था? मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, और चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला काम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला काम, ठीक है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था, और पैतृक पेशा तो था ही, और वास्तव में वो बहुत ज्यादा सुंदर
चूड़ियां बनाता था और उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी कि जितना वो बनाता था कभी भी उसकी चूड़ियां वेस्ट नहीं होती थी, यानी कि वो उन चूड़ियों को गांव में उसकी चूड़ियां बराबर बिक जाती थी, बराबर उसकी चूड़ियां चली जाती थी। देखिए, उस गांव में सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। जो बदलू का जो गांव था, वहां उस गांव में जितनी भी स्त्रियां थी, जितनी भी महिलाएं थी, वो बदलू की बनाई हुई चूड़ियां ही पसंद करती थी, बदलू की बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे और उसकी चूड़ियों का मतलब वो इतना फेमस था। देखिए क्या होता है कि जहां पर जो लोग फेमस होते हैं, जो दुकान फेमस है, वहां पर क्या करते हैं कि बच्चे लोग दूर दूर तक जाते हैं, दूर दूर से वहां पर जाते हैं, उसका सामान खरीदते हैं। तो इस तरह से बदलू भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तो दूर दूर के गांव के जो लोग थे वो उसके पास महिलाएं जो थी चूड़ियां ले जाती थी। परंतु उसकी चूड़ी बेचने का जो एक काम था, उसका काम क्या था कि वो चूड़ी तो बेचता था, परंतु वो चूड़ियों को कभी भी पैसों में नहीं बेचता था। यानी कि चूड़ियों को वो कभी भी पैसों में नहीं बेचता था, पैसों के लिए नहीं बेचता था। उसका जो काम था, वो उसका जो वस्तु विनिमय का तरीका था और लोगों को अनाज के बदले चूड़ियां देता था। यानी कि वो कभी भी किसी से पैसे नहीं लेता था चूड़ियों के लिए। चूड़ियां जब वो बेचता था तो वो उनसे पैसे नहीं लेता था। उसकी वस्तु विनिमय यानी कि खरीदना बेचने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था दूसरों से। वो कैसा था कि वो लोगों को अनाज के बदले चूड़ियां बेचता था। यानी कि जो भी लोग उससे चूड़ियां लेते थे वो उनसे अनाज ले लेता था। यानी कि इस तरह से उसका घर चल रहा था, इस तरह से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, भरण पोषण कर रहा था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। जो बदलू था उसका स्वभाव बहुत ही सीधा था तथा मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य ही जिद पकड़ लेता था और जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। उसके अंदर एक बात थी कि वो भले ही जीवन भर लोगों को मुफ्त में चूड़ियां बांट दे। देखिए, हमने कहा कि वो कभी भी अपनी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था, लेकिन शादी विवाह के समय पर वो बहुत जिद्दी बन जाता था और वो सारी जो है कसर निकाल लेता था। औद्योगिक विकास यानी कि आज के समय में हमारा जो एक तरह से कुटीर उद्योग है, जो लोग पहले से गांव में मटके बनाए, पानी ठंडा करने के लिए मटके बनाया करते थे और अचार जो है घरों में बनाकर बेचा करते थे। जैसे कि चूड़ियां बनाने का हो तो इसी तरह से खिलौने और टॉयज, बहुत सारी चीजें, यहाँ तक कि कपड़ा बुनना, कपड़े सिलना, ये भी सारी चीजें, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सारी चीजें लोग सामान्य रूप से अपने घरों में किया करते थे। बहुत सारे लोगों का परिवार इससे चलता था। ये कुटीर उद्योग बहुत सारे लोगों को रोजगार देते थे। लेकिन आजकल जो ये औद्योगिक विकास हो चुका है, मशीनी युग जो आ गया है, देखिए मशीनी युग अच्छा है, काम बिल्कुल साफ सुथरा होता है, समय पे हो जाता है, टाइम पे हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा हो गया है कि अब ये जो कुटीर उद्योग है, ये धंधे हैं, ये काम काज जो है छोटा मोटा, ये बिल्कुल समाप्त हो गए हैं और इससे कई लोगों मतलब इसके खत्म होने से कई लोगों के परिवार जो है वो भूख और प्यास से पीड़ित रहते हैं। यानी कि उनका रोजगार उनसे छिन चुका है। और दूसरा, इसमें जब ये सारी चीजें होती है ना, जब हम जैसे कि यहाँ पर कहा कि बदलू के गांव में जितनी भी महिलाएं थी वो बदलू की ही चूड़ियां पहनती थी, क्योंकि बहुत फेमस था, बहुत अच्छी चूड़ियां वो बनाता था, दूसरा कोई ऑप्शन वहां पर नहीं था। तो सारी लेडीज, यहाँ तक कि दूसरे गांव की भी लेडीज और यहाँ तक कि जो शादी विवाह के लिए चूड़ियां खरीदी जाती हैं, अब तो दुल्हने बिल्कुल महंगा महंगा 5-5, 10,000, 15,000, 20,000 का चूड़ा, और वो कैसा होता है, प्लास्टिक से बना होता है वो।
तो इस तरह का चूड़ा वो पहनने लगी। तो ये बिल्कुल एक ट्रेडिशन, एक संस्कृति में बिखराव, संस्कृति में परिवर्तन, संस्कृति में ही पूरा चेंज आ गया है। पहले से लाख की चूड़ियां या कांच की चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता था, और अब तो प्लास्टिक की चूड़ियां, शादी के दिन ही दुल्हनें प्लास्टिक की जो चूड़ियां है वो पहनती है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि रिश्ते नातों के बीच और जो प्यार में जो रचे बसे गांव थे, सहज संबंध थे, वो सब बिखर चुके हैं, और संस्कृति को भी बहुत ज्यादा नुकसान और साथ ही आर्थिक जो लोगों की स्थिति खराब हो चुकी है, उसका पूरा कारण है शहरीकरण और अंधाधुंध औद्योगिक विकास। ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो किस तरह से बदलू अपनी चूड़ियां भले ही बाकी टाइम में वो आपको मुफ्त में दे देगा, रख लीजिए कोई बात नहीं, आप काम चलाइए, जब आपके पास राशन होगा आप मुझे दे देना, लेकिन वो कहते हैं कि विवाह के समय, लेखक कहते हैं कि विवाह के समय का जो अवसर होता है उस टाइम पे वो सारी कसर निकाल लिया करता था, क्योंकि सुहाग के जोड़े का तो महत्व ही कुछ और होता है। जो महिला एक सुहागन अपने हाथों में जो कंगन चूड़ियां जो पहनती है, उनका महत्व ही अलग होता है। तो इसके लिए वो वहां पर बिल्कुल डट जाता था। तो अब लेखक बताते हैं अपने बचपन की एक बात। वो कहते हैं, मुझे याद है मेरे यहाँ किसी लड़की के विवाह पर वो जरा सी बात में बिगड़ गया था, और उसको मनाने में फिर लोहे लग गए थे। लोहे लग जाना यानी कि बहुत ज्यादा प्रयत्न करना, बहुत ज्यादा मिन्नतें करना, बहुत ज्यादा मुश्किलों से उसको मनाना। तो यहाँ पर देखिए मुहावरों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है, तो इनको भी हम सब पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में। तो उसको मनाने में इतना परिश्रम करना पड़ा, और विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घर वालों को सारे वस्त्र मिलते, घर वाली को सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए मिलते थे जो अलग। देखिए बाकी टाइम में वो अपने चूड़ियां, अपनी लाख की चूड़ियों को मुफ्त में बेच दिया करता था, केवल कुछ अनाज के लिए बेच दिया करता था, लेकिन शादी में उसके चूड़ियों का, उसकी लाख की चूड़ियों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, उसका मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। उसके लिए जो विवाह वाला घर होता था, यानी कि जो लड़की जिसके लिए विवाह चूड़ियां खरीदी जाती है, उसके परिवार के लोग बदलू की जो पत्नी है उसको सारे श्रृंगार का सामान, उसको वस्त्र दिया करती थी, ढेर सारा अनाज उसको मिलता था, और उसको अपने सर पर पहनने के लिए पगड़ी मिलती थी, और शगुन के पैसे भी उसे मिला करते थे। तो यदि सारे संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, तो वो थी कांच की चूड़ियों से। पूरे संसार में बदलू को अगर किसी चीज से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियां। यदि किसी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता, और कभी कभी तो दो चार बातें सुना भी देता। यानी कि कोई कोई स्त्रियां जो शहर से आई होंगी, वो अपने हाथों में रंग बिरंगी जब कांच की चूड़ियां पहनकर घूमती थी तो उसे बहुत चिढ़ मचती थी, बहुत गुस्सा उसे आता था। कई बार तो वो दो चार बातें सुना भी देता था उन महिलाओं को। और वो जो बदलू थे वो लेखक के साथ घंटों बातें किया करते थे। कभी उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी घर के बारे में, कभी शहरी जीवन के बारे में। तो लेखक कहते हैं कि मैं उनसे कहता कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो उत्तर देता कि शहर की तो बात ही कुछ और है लला, वहां तो सब कुछ होता है, और वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती हैं। तो ये बहुत ही, उस समय औरतें जो है, महिलाएं जो है वो पर्दे में रहा करती थी। वो किसी भी पुरुष से, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से, अपने पति से भी सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी। तो इस तरह का वो कहते हैं कि बदलू जो था वो कहता था, क्योंकि वो परिचित था इन सभी चीजों से। ऐसा नहीं कि वो बहुत सीधा था तो वो कुछ नहीं जानता था, वो जानता सब कुछ था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही ज्यादा सरल था। तो वो कहता था कि शहर की बात तो क्या ही करे लला,
वहां पर तो महिलाएं कांच की चूड़ियां पहनती है और यहाँ तक कि अपने पतियों का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती है। और उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो शहर की महिलाओं के लिए कहा है कि उनकी कलाइयां बहुत नाजुक होती है, क्योंकि वो काम काज नहीं करती, वो केवल सजने संवरने में और केवल अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है। तो इसलिए इससे उनकी कलाई बहुत नाजुक होती है। अगर उन पे भारी भरकम लाख की चूड़ियों का बोझ आ जाएगा तो उनकी कलाई में मोच ना आ जाएगी। तो इस तरह की बात यहाँ पर बदलू करता था लेखक के साथ। यस, तो जीआईसी सुखी ढांग, जीआईसी पोखरी, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? हैंड रेज करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे अपना। यस, वेरी गुड। तो मैं देख रही थी जीआईसी सुखी ढांग के बच्चे काफी ध्यान से चैप्टर को पढ़ रहे थे। बहुत अच्छी बात है बच्चे। हम सोचते हैं कि हम पाठ को खुद से पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे सारी चीजें, हिंदी तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन हम पाठ हमारे पाठ्य पुस्तिका में दिया है तो हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए दिया है, कोई न कोई सीख हमें उससे मिलती है। तो हमें एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है और उससे कुछ सीख लेनी है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर पाठ पढ़ रहे हैं आपका लाख की चूड़ियां। तो लाख की चूड़ियां राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस होती है और आज आप देखेंगे कि आपको बहुत रेयरली, बहुत कम जगहों पर ये मिलती है। ये राजस्थान में ही आपको मिल पाएंगी और वो भी बहुत कम, क्योंकि आज जो आप देखेंगे बाजार में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की चूड़ियां, प्लास्टिक की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, बहुत ज्यादा डिजाइनर फैंसी चूड़ियां बाजार में उपलब्ध हो गई है। तो इन सभी चूड़ियों को कौन बनाता है? उद्योग बनाते हैं, बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने। तो इससे क्या हो गया है, केवल चूड़ियों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, चूड़ियां एक माध्यम है इस बात को बताने का। जब आप अभी आगे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें आगे क्लियर होंगी कि क्या क्या इस पाठ में हमें और बताया गया है इन लाख की चूड़ियों के माध्यम से। तो और भी बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जो कि चेंज हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं और इससे काफी एक तरह से हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। और साथ ही साथ जो कई लोग हैं जिनको अपनी एक रोजगार जो उनका चलता था वो भी अब बंद हो चुका है। तो एक ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं आशा करूंगी कि आगे भी आप इसी तरह से ध्यान पूर्वक इस पाठ को पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों से भी पाठ को पढ़वाएंगे। आप लोग भी चैप्टर को पढ़ेंगे तभी तो क्लास में इंटरेक्शन होगा, तभी तो हम जान पाएंगे कि आप पाठ को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं या नहीं। इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।